अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप लोग सब अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे और अपने कैंडिडेट के बारे में और अपने वोट के बारे में बड़ा सीरियसली सोच रहे होंगे कि आप लोगों ने किसको वोट देना है एंड पुटिंग इन अ थॉट अबाउट यूजिंग योर पावर टू वोट वेरी रिस्पॉन्सिबली। चलिए जी शुरू करते हैं। आज का लेक्चर इज अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डेटाबेस मैनेजमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली आज के ज़माने में, आज की दुनिया में, बिकॉज़ वी आर लिविंग इन एन इंफॉर्मेशन एज। और आज जो है आज के ज़माने में, इस एज में, इंफॉर्मेशन एज में डेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है बिकॉज़ डेटा की एक्सेसिबिलिटी बहुत ईज़ी हो चुकी है, डेटा की कलेक्शन बहुत ईज़ी हो चुकी है और डेटा की प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा ईज़ी हो चुकी है। डेटा हमेशा हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है बिकॉज़ डेटा जो है दैट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। तो एज़ अ मैनेजर आप लोग जब एज़ अ मैनेजर, एज़ लीडर्स ऑर्गनाइज़ेशंस को लीड करेंगे, मैनेज करेंगे और तो उसमें आप डिसीजंस जो ले रहे होंगे वो या तो यू कैन टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस और अदरवाइज यू कैन मेक अनइन्फॉर्म्ड डिसीजंस। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? डिसीजन तो आपने लेना ही होता है। डिसीजन लेने से पहले अगर आप डेटा कलेक्ट कर लें उस इंफॉर्मेशन के ऊपर, तो उसको बोला जाता है इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना। अगर आपके पास डेटा नहीं है, तो डिसीजन तो आपको फिर भी लेना पड़ता है, बट अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन आप ले रहे होते हो उस वक़्त। और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना और बगैर इन्फॉर्मेशन के कोई डिसीजन लेना, इसमें आसमान-ज़मीन का फ़र्क पड़ जाता है। सो दैट इज़ व्हाई डेटा इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ डेटा हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। डेटा की अवेलेबिलिटी जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए और रेलेवेंट होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो जो डेटा आपके पास अवेलेबल है, वो एक्यूरेट है। एक्यूरेसी का क्या मतलब है कि आपके पास डेटा जो है, वो पुराना नहीं पड़ा हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी गुड ओल्ड ग्रोसरी स्टोर की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इफ यू आर रनिंग अ ग्रोसरी स्टोर और चेन ऑफ ग्रोसरी स्टोर्स और आपने किसी भी एक स्टोर के लिए लेट्स से पेप्सी का स्टॉक ऑर्डर करना है। सो उसके लिए आपके पास लेटेस्ट डेटा पेप्सी की सेल्स का होना चाहिए कि लास्ट मंथ में लेट्स से आपकी पेप्सी की कितनी सेल्स हुई। अगर उस वक़्त आपके पास 5 साल पुराना डेटा पड़ा हुआ है, तो और उसकी बेस के ऊपर अगर आप डिसीज़न ले रहे हैं, तो वो एक्यूरेट डेटा नहीं है और ऑब्वियसली आपका डिसीज़न जो है इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या डेटा चाहिए? लेटेस्ट डेटा चाहिए लास्ट मंथ का। या अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो सीज़नल प्रोडक्ट है, जो कि पेप्सी या कोई भी फ़िज़ी ड्रिंक जो है वो होती है, तो फिर आप अगर आपका इस महीने फ़रवरी के लिए अगर आपने बाइंग ऑर्डर प्लेस करना है अपने ग्रोसरी स्टोर के लिए, तो आपको लास्ट ईयर का फ़रवरी का डेटा चाहिए, राइट? बिकॉज़ सीज़नल प्रोडक्ट है, गर्मियों में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, सर्दियों में कम इस्तेमाल होती है, राइट? तो वो सीज़न टू सीज़न चेंज करता रहता है उसकी सेल्स। तो एक्यूरेट डेटा क्या होगा? लास्ट ईयर की फ़रवरी की सेल्स का डेटा जो होगा, वो उसका एक्यूरेट डेटा होगा। दैट इज़ कॉल्ड एक्यूरेसी ऑफ डेटा। फिर डेटा की अवेलेबिलिटी टाइमली होनी चाहिए। टाइमली का क्या मतलब है कि अम, जब आपने डिसीजन लेना हो, उस वक़्त आपके पास डेटा अवेलेबल ऑलरेडी होना चाहिए।
ऐसा नहीं हो सकता कि डिसीजन आपने आज लेना है और डेटा आप आज कलेक्ट करना शुरू करोगे और डेटे को कलेक्ट होने में वक्त लगेगा, 2 दिन लगेंगे, महीना लगेगा। तो जब तक आपका डेटा कलेक्ट होगा, वो डिसीजन मेकिंग की जो विंडो होती है ना, वो गुजर चुकी होगी। तो डेटा शुड बी अवेलेबल टू यू ऑन टाइम, तो इसको कहते हैं टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। एंड द थर्ड थिंग इज रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब ये है कि अगर आपने अगेन किसी फिजी ड्रिंक की या पेप्सी की या कोक की अगर आपने स्टॉक ऑर्डरिंग करनी है, तो फिर आपके पास पेप्सी की ही सेल्स डेटा अवेलेबल होना चाहिए। आपके पास अगर वो नहीं है और आपके पास लेट्स से सिर्फ सेल्स का डेटा है, तो फिर आप क्या करोगे? आपको एक्सट्रैपोलेट करना पड़ेगा कि अगर ओवरऑल सेल्स इतनी थी, तो उसमें से एक एवरेज बास्केट साइज में अ, इतना परसेंटेज जो होता है वो पेप्सी की बाइंग होती है। तो उसमें से आप एक्सट्रैपोलेट करके सेल्स के अंदर से उसमें परसेंटेज में से निकाल के आप एक अंदाजा लगाओगे कि पेप्सी की सेल्स कितनी हुई होंगी। सो दिस इज कॉल्ड इररेलेवेंट डेटा। इस डेटे में जिसमें से आपको एक्सट्रैपोलेशन करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब भी डेटा इररेलेवेंट है। रेलेवेंट डेटा कौन सा होगा? एग्जैक्ट पेप्सी की सेल्स आपके पास जो है वो अवेलेबल हो। दिस इज कॉल्ड रेलेवेंट डेटा अवेलेबिलिटी। आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि बहुत से बिजनेसेस जो हैं उनके पास ये चीजें डेटा अवेलेबल नहीं होता ना। तो उनके पास एक्यूरेट डेटा अवेलेबिलिटी होती है, ना टाइमली डेटा अवेलेबिलिटी होती है, और ना रेलेवेंट डेटा अवेलेबिलिटी होती है। स्पेशली दिस इज ट्रू अबाउट पाकिस्तान। बाहर और बहुत सी और कंट्रीज में भी ऐसा होता होगा। एटलीस्ट फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेटा की अवेलेबिलिटी जो है वो होती है। यूएस वगैरह में गवर्नमेंट्स जो हैं वो बहुत सारा डेटा इंडस्ट्रीज के बारे में, बिजनेसेस के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में वो कलेक्ट भी करते हैं और उसको पब्लिकली अवेलेबल भी करते हैं। सो एज एन एंटरप्रेन्योर, जब आप अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हो, तो आप उससे पहले थोड़ी सी रिसर्च करते हो बिजनेस के बारे में। सो इफ यू आर इन अमेरिका फॉर एग्जांपल, तो वहां पर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप रिसर्च करोगे, यू विल गो ऑन वेबसाइट्स, आपकी जो भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का डेटा पुल आउट करोगे, आपको जो भी एरिया है, इलाका है, उसमें पॉपुलेशन का डेटा पुल आउट करोगे, उसमें आपको मिल जाएगा लोगों की अर्निंग्स के बारे में मिल जाएगा कि एवरेज अर्निंग कितनी है। और ये सब रिसर्च करके आप बड़े एक्यूरेटली अपना होमवर्क कर सकते हो किसी भी बिजनेस के बारे में जो आप स्टार्ट करना चाह रहे हो या आप ऑलरेडी कर रहे हो, और अपने आप बिजनेस के डिसीजंस और उसकी एक्सपेंशन जो है वो अकॉर्डिंगली उसमें डिसीजंस ले सकते हो और उसको ग्रो कर सकते हो इफ देर इज एक्यूरेट डेटा अवेलेबल, जो कि पब्लिश होता है बाय डिफरेंट अथॉरिटीज। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में डेटा इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। यहाँ पर अथॉरिटीज ना ही डेटा कलेक्ट करती हैं उस तरह से, ना ही डेटा को पब्लिश किया जाता है। बाहर एटलीस्ट यूएस के अंदर तो मैंने ये देखा है कि वहाँ पर, और ऑस्ट्रेलिया में भी, कि वहाँ पर यूनिवर्सिटीज भी डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करके काम भी कर रहे होते हैं, और डेटा कलेक्शन भी वहाँ पर हो रही होती है। सो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बॉडीज एंड यूनिवर्सिटीज, ये सब काम कर रही होती है। So this is very important. Why database management is important? Because ये चीजें कहना बहुत आसान है, बट एक्चुअली में ये चीजें उस तरह से हो नहीं रही होती हैं। सो कंपनीज और बिजनेसेस के पास एक्यूरेट, टाइमली और रेलेवेंट डेटा अवेलेबल क्यों नहीं होता? बिकॉज डेटा वो कलेक्ट जरूर कर रहे होते हैं, लेकिन डेटा इज पुअरली ऑर्गेनाइज्ड। सो वो डेटे को टाइमली इस्तेमाल नहीं कर पाते।
उनके लिए जो मैनेजर ने जिसने डिसीजन लेना होता है उसके पास टाइमली और एक्यूरेट डेटा अवेलेबल नहीं होता, ऑल्दो कलेक्शन हो रही होती है। इसको इसके ऊपर जब हम बात करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को देखना होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस में जो डेटा है उसकी सही तरह मैनेजमेंट क्यों नहीं हो रही होती, या वो पुअरली ऑर्गेनाइज्ड क्यों होता है, और उसकी रीजंस क्या होते हैं। पहले क्या होता था, जब ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स अभी उस तरह से पॉपुलर नहीं हुए थे, इन्वेंट नहीं हुए थे, तो कंप्यूटर्स के अंदर क्या होता था कि आप डेटा कैसे रखते थे, आम सी एक फाइल बनती थी, और उसके ऊपर जो है वो अम, एक फाइल आप क्रिएट किया करते थे, और फाइल क्रिएट करके उसके अंदर जैसे भी डेटा वहां पर आप उसमें राइट कराना शुरू कर देते थे। और फिर डेटा रिट्रीवल भी ऐसे ही होता था, आप फाइल ओपन करते थे थ्रू अ प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग के थ्रू, क्योंकि प्रोग्राम किया होता है ना आपने एप्लीकेशंस को, और उसके अंदर आप ही को पता था कि आपने उसमें डेटा किस तरह स्टोर किया हुआ है। तो जिस तरह आपने डेटा स्टोर किया होता था उसी तरह ही आप उसको रिट्रीव कर रहे होते थे। लेट्स से फर्स्ट 10 बाइट्स जो है वो आपने फर्स्ट नेम स्टोर कर दिया, सेकंड 10 बाइट्स में आपने सेकंड नेम स्टोर कर दिया, उसके बाद आपने कोई 8-9 बाइट्स के अंदर आपने टेलीफोन नंबर स्टोर कर दिया। तो ये सिर्फ आपको पता होता था कि आप फाइल को राइट कैसे कर रहे हो। अब इसी तरह ही जब आपने रिट्रीव करना होगा, आपको पता होगा वो फाइल कहाँ पर पड़ी हुई है, उसका पाथ क्या है, किस ड्राइव में पड़ी हुई है, किस फोल्डर में पड़ी हुई है। तो उधर ही आप उसको जाके, अपना प्रोग्राम ही आपने ऐसे लिखा होता था कि आप उसको जाके फाइल को ओपन करते थे, और उसको फिर रीड जब करते थे तो रीड भी आपको पता होता था कि फर्स्ट 10 बाइट्स आप उठा लो और ये फर्स्ट नेम है, सेकंड 10 बाइट्स इस फाइल में से रीड कर लो और ये सेकंड नेम है, और उसके बाद जो 8 या 9 वट बाइट्स आप रीड करोगे वो उसका फोन नंबर होगा। ये चीज सिर्फ जो कोड लिख रहा होता था उसी को पता होता था कि उसने राइट कैसे करवाना है कोई भी डेटा, और उसको रीड कैसे करना है किस फॉर्म में। राइट। जब आपके बिजनेसेस शुरू होते हैं, बिजनेसेस ग्रो होते हैं, तो तो उसमें जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट टीम्स, छोटी छोटी टीम्स शुरू में बननी शुरू करती हैं। पहले एक बंदा होता है, फिर दो, फिर तीन, इस तरह करके। तो वो लोग अपना काम कैसे चला रहे होते हैं कि बस ऑफ द शेल्फ जो भी उनको रेडिली अवेलेबल एप्लीकेशन मिल गई वो उन्होंने इंस्टॉल कर ली, और वो अपना काम उस तरह से चलाना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग है, तो अकाउंटिंग पहले दिन से शुरू हो जाती है, उसकी रिकॉर्ड कीपिंग, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग अब हर जगह पे इलेक्ट्रॉनिक ही हो रही होती है। कोई जमाना था जिसको कागज पे भी होती थी, बट अब सब जगह पर ऑलमोस्ट एवरीवेयर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग हो रही होती है। तो जो भी रेडिली ऑफ द शेल्फ उनको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मिलता है वो इंस्टॉल करके अपना काम चलाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह की स्टोरी जो है मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं होती है। एचआर वाले अपना कोई एप्लीकेशन यूज कर लेते होंगे, सेल्स और मार्केटिंग का भी, हर डिपार्टमेंट जो है ना बेसिकली उन्होंने अपना अपना कोई एप्लीकेशन या अपना अपना कोई तरीके से उन्होंने डेटा मैनेज करना शुरू कर दिया, स्टोर करना शुरू कर दिया। अब ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, और डिपार्टमेंट्स बड़े होते जाते हैं, टीम्स बड़ी होती जाती हैं, एंड दे स्टार्ट अडॉप्टिंग बिगर एप्लीकेशंस, बिगर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, और कभी ना कभी तो वो अपना डिजाइन भी करवा लेते हैं, थर्ड पार्टी से डेवलप भी करवा लेते हैं अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में पढ़ा था, अ, या फिर हमने रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में पढ़ा था कि वो एक थर्ड पार्टी से अपना डेवलप करवा लेते हैं, या फिर कोई बड़ी एप्लीकेशन ज़्यादा पैसे खर्च करके वो इंस्टॉल अपनी करवा लेते हैं, या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग पे कोई लाइसेंस वगैरह लेके तो वो कोई एप्लीकेशन यूज़ करने लग जाते हैं, जैसे जैसे जिस डिपार्टमेंट की जो ज़रूरत होती है। ये ऑर्गेनिक ग्रोथ में ऐसा ही होता है। ओवर टाइम क्या होता है, 5 साल 10 साल बाद, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ढेर सारी जो है वो एप्स
यूज हो रही होती है। हर डिपार्टमेंट जो है वो अपना एक उसने इंफॉर्मेशन सिस्टम सेटअप किया होता है। 5-10 साल गुजर चुके हुए हैं, हजारों रिकॉर्ड्स जो है वो हर डिपार्टमेंट के पास अपने पिछले 10 सालों के लेट्स अज्यूम रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। राइट, लेकिन अब इसमें मसला क्या होता है कि ये डिपार्टमेंट्स खुद तो वो रिकॉर्ड्स यूज कर सकते हैं अपने कामों के लिए, अपने प्रोसीजर्स के लिए, अपने बिजनेस प्रोसेसेस के लिए, लेकिन वो ये डेटा जो है दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ नहीं शेयर कर सकते। सो एक डिपार्टमेंट जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट, लेट्स से अकाउंटिंग है, वो एचआर का डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। सेल्स वाले जो हैं वो अकाउंटिंग का डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। राइट, बिकॉज उसके लिए उनके पास वो वाली एप्लीकेशंस होनी चाहिए, वो वाले यूजर के राइट्स होने चाहिए, यूजर नेम पासवर्ड्स होने चाहिए, सो और उसके अलावा उसकी सारी फॉर्मेटिंग कैसी होती है, वो एप्लीकेशन में यूजर ने पासवर्ड भी दे देंगे, लेकिन उस एप्लीकेशन को यूज सिर्फ वो डिपार्टमेंट वाले जिनकी ट्रेनिंग हुई हुई है सॉफ्टवेयर पे, या वो पिछले कई सालों से यूज कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना, और फिर काफी ज्यादा मसाइल आ जाते हैं। बट इवेंचुअली वो डेटा पुल करना किसी और डिपार्टमेंट से, किसी और एप्लीकेशन से, वो इतना ज्यादा इजी नहीं होता। इसको हम बोलते हैं साइलोज। सो साइलोज क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन साइलोज स्पेसिफिकली भी बोला जाता है, और जनरली साइलोज भी बोला जाता है। तो साइलोज ऐसे स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है जहां पर जहां से वो कंटेन कर लेता है किसी चीज को। सो इंफॉर्मेशन साइलो का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन उसके अंदर ट्रैप्ड है, उससे बाहर नहीं जा सकती एक सर्टेन बाउंड्री से। सो हर कोई अपने अपने साइलोज, इंफॉर्मेशन साइलोज, डेटा साइलोज के अंदर जो है वो काम कर रहा होता है, लेकिन वो उसमें शेयरिंग पॉसिबल नहीं होती है। इसको अगर उर्दू में इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करूँ ना, तो उर्दू में एक मुहावरा हम इस्तेमाल करते हैं कि डेढ़ ईंट की अपनी मस्जिद बना लेना। राइट, सो हर डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी डेढ़ ईंट की अलग मस्जिद बना ली होती है, जिसमें किसी दूसरे नमाजी को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होती है। सो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं? इसकी वजह से डेटा रिडंडेंसी होती है, इसकी वजह से डेटा इनकंसिस्टेंसी होती है, इसकी वजह से प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंस होती है, और सिक्योरिटी के भी इश्यूज होते हैं। सो हम एक एक को करके देखते हैं कि ये क्या चीजें हैं। डेटा रिडंडेंसी क्या होती है कि एक ही कस्टमर है, पूरी कंपनी का एक ही कस्टमर है। और हमने कहीं ना कहीं ये स्कूटर वाली एग्जांपल जो वीडियो केस हमने देखा था, उसमें भी हमने ये नोट किया था कि कस्टमर एक ही है। पहले उसको सेल्स वाले अप्रोच करते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, सेल करने की कोशिश करते हैं। तो वो अपने पास उस कस्टमर का डेटा उस तरह से स्टोर कर लेते हैं कि इस कस्टमर को हमने अप्रोच किया, ये प्रपोजल दिया, कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन सारी। जो एक दफा जब सेल्स क्लोज हो जाती है, तो प्रॉब्ली सेल्स वाले जो है उसको ऑपरेशंस को शायद पास ऑन कर देते हो, और फिर ऑपरेशंस वाले जो है उसको वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो भी उन्होंने सर्विस प्रोवाइड करनी हो, या अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट उसको प्रोवाइड या डिलीवर किया जाता है। और एक दफा प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए तो फिर ऑपरेशंस वालों से भी वो कस्टमर, उनकी ड्यूटी भी पूरी हो जाती है। फिर बात चली जाती है अकाउंट्स के पास, जब अकाउंट्स वालों ने उनको बिल करना होता है। तो अब आप नोट ये करिएगा, कीजिएगा कि इसमें हर डिपार्टमेंट जो है वो अपने पास कस्टमर का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। सेल्स वाले भी कर रहे हैं, ऑपरेशंस वाले भी कर रहे हैं, और अकाउंट्स वाले भी कर रहे हैं। और तीनों लोग जो हैं वो कस्टमर की कोई खास जो है ना उसके एट्रीब्यूट्स, खास इंफॉर्मेशन वो स्टोर कर रहे हैं जो भी उनके काम से रिलेटेड है। सो सेल्स वाले कुछ अलहदा से उस कस्टमर की इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर कर रहे होंगे, जिससे उनको सेल्स करने में हेल्प होती है। जो ऑपरेशंस वाले हैं वो अपने हिसाब से उसी कस्टमर की कुछ और इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर रहे होते होंगे, जिससे उनको अपने ऑपरेशंस में हेल्प होगी फ्यूचर में। और इसी तरह ही अकाउंट्स वाले जो हैं वो अपने हिसाब से अपना जो उनको किसी कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो स्टोर कर रहा होगा। जैसे
अकाउंट्स का तो आसान है, उसकी बैंक डिटेल्स या उसका अकाउंट नंबर, अकाउंट्स वाली ये चीजें स्टोर कर रहे होंगे। और ये सिर्फ एक कस्टमर ही नहीं है जिसको सब डिपार्टमेंट वाले शेयर कर रहे हैं उसका डेटा। ये प्रोडक्ट भी हो सकता है, एक ही प्रोडक्ट है कंपनी का जिसको सेल्स वाले उसकी अलग इंफॉर्मेशन उनको चाहिए होती होगी, उसके फीचर्स क्या क्या हैं ताकि उस प्रोडक्ट को सेल कर सकें, उस सर्विस को सेल कर सकें। जो ऑपरेशंस वाले हैं उनको अलग लेवल की उसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कि उसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, उसको सर्विस कैसे किया जाता है, और उसकी मेंटेनेंस कैसे की जाती है। ये ऑपरेशंस वालों के पास ये डेटा होगा। इसी तरह ही अकाउंट्स वालों के पास डेटा ये होगा उसी प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट कोई खास प्रोडक्ट है, उसका एक खास मॉडल नंबर है, ठीक है, या मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट की मॉडल वाइज या नेम वाइज उन्होंने अपने पास ये डेटा स्टोर किया होगा कि अकाउंट्स वाले क्या करेंगे, उसकी प्राइसेस क्या क्या है। और तो एक इसी तरह ही तीसरी एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि एम्प्लॉयज है, एक ही एम्प्लॉय है कंपनी का, एचआर वालों ने उस एम्प्लॉय की कोई डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टोर की होगी कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी ट्रेनिंग्स क्या है, वो कब से कंपनी में काम कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस क्या है। लेकिन अकाउंट्स वालों ने उसी एम्प्लॉय का डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टोर की होगी, नाम शाम और वो चीज़ें तो सेम ही होंगी, बट उन्होंने उसकी अकाउंट नंबर स्टोर किया होगा क्योंकि उसकी सैलरी देनी होगी, उसकी सैलरी कितनी है ये चीज़ स्टोर की होगी, राइट। सो एक ही कंपनी है, और उसमें वो कंपनी जो है काफ़ी ढेर सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। जैसे मैंने 3 एग्ज़ाम्पल्स दी, क्लाइंट्स शेयर कर रहे हैं, कस्टमर्स सॉरी एम्प्लॉइज़ शेयर कर रहे हैं, प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं। और लेकिन हर डिपार्टमेंट ने अपने हिसाब से उसकी इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट स्टोर की हुई है। सो यहाँ पर आ जाती है डेटा रिडंडेंसी कि कस्टमर तो एक ही है ना भाई, लेकिन उसका नाम और उसका प्रॉब्ली कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन हर डिपार्टमेंट ने स्टोर की होगी, चाहे वो सेल्स है या अकाउंट्स है या वो ऑपरेशंस है। इसको कहते हैं रिडंडेंसी कि एक ही कस्टमर की 3 जगह पर उसका रिकॉर्ड अवेलेबल है। इसमें इनकंसिस्टेंसी भी आ जाती है क्योंकि एक ही रिकॉर्ड 3 दफा 3 अलग अलग जगहों पे स्टोर हो रहा है। तो किसी ने नाम के स्पेलिंग कुछ लिखे होंगे, किसी ने नाम के स्पेलिंग कुछ लिखे होंगे, किसी ने मोबाइल नंबर या फोन नंबर कुछ लिखा होगा, किसी ने टाइपो एरर की वजह से मोबाइल नंबर कुछ और लिख दिया होगा। तो इससे क्या होगा कि ये डेटा आपका इनकंसिस्टेंट बन जाएगा। एंड में आप जब सब रिकॉर्ड्स इकट्ठे करोगे ना एक ही कस्टमर के, तो आपको खुद ही नहीं पता होगा कि ये इतने जो दो डिफरेंट नंबर्स हैं इसमें से सही वाला नंबर कौन सा है, या दो डिफरेंट नाम के अगर स्पेलिंग पड़े हुए हैं तो इसमें से सही वाला नाम कौन सा है। इसको बोलते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी, कि डेटा आपस में ही इनकंसिस्टेंट हो जाता है जब आप उसके इस तरह से मल्टीपल रिकॉर्ड्स स्टोर करना शुरू करते हो, क्योंकि उसमें टाइपो एरर की जो है वो लिखने में, सुनने में, पढ़ने में और स्टोर करने में एरर्स, ह्यूमन एरर्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंस जो है उसकी मैंने शुरू में थोड़ी सी आपको हिंट कराई थी कि अगर आप एक डेटा स्टोर करने के लिए और डेटा रिट्रीव करने के लिए प्रोग्राम लिखते हो या किसी ने भी लिखा होता है, तो वो प्रोग्राम को ही पता होता है या प्रोग्रामर को ही पता होता है कि उसने फाइल ओपन करके किस तरह डेटा राइट करवाया हुआ है। सो जिसने राइट करवाया होता है, जिस प्रोग्रामर ने, वो ही उस फाइल को खोल के उसमें से डेटा रीड कर सकता है, बिकॉज उसका फॉर्मेट कैसा है वो सिर्फ प्रोग्रामर ही जानता है कि उसने किस फॉर्मेट में स्टोर किया हुआ डेटा, वो उसी फॉर्मेट में उसको रिट्रीव करता है, उसी फॉर्मेट में उसको रीड कर सकता है। सो ये सिर्फ एक प्रोग्राम अपने डेटे को ही रीड कर सकता है, राइट। इस चीज को कहते हैं प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंस। सो कोई और प्रोग्राम या कोई और प्रोग्रामर अगर अब एक प्रोग्राम बनाएगा किसी और प्रोग्राम के डेटा को रीड करने के लिए, तो उसको समझ ही नहीं आएगी। फाइल भी खोल लेगा वो, फाइल भी ओपन कर लेगा, लेकिन अब उसको ये नहीं पता चलेगा कि शुरू के 10 बाइट्स में मैंने उठाने हैं, या मैंने 11 बाइट्स उठाने हैं, मैंने 12 बाइट्स उठाने हैं, रीड करने हैं।
तो और ये फर्स्ट 10 12 11 बाइट्स जब मैं रीड अगर कर भी लेता हूँ, तो इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, फर्स्ट नेम पहले स्टोर हुआ हुआ है, ये सेकंड नेम पहले स्टोर हुआ हुआ है, और इन दोनों के बाद मोबाइल नंबर स्टोर हुआ होगा, या ईमेल एड्रेस स्टोर हुआ होगा, या उसका घर का एड्रेस स्टोर हुआ होगा, या फिर उसकी सेल्स स्टोर हुई होंगी, राइट। सो एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम का डेटा जो है वो रीड नहीं कर सकता। अगेन दिस इज कॉल्ड प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंस। इट इज ऑल्सो द इनएबिलिटी टू शेयर डेटा। ये उसमें इसकी सबसे बड़ी जो आउटकम होती है ना, वो ये होती है कि इस तरह आप डेटा फिर शेयर नहीं कर सकते बिटवीन डिफरेंट प्रोग्राम्स। सिक्योरिटी एक मसला होता है, क्योंकि ये जो फाइल सिस्टम है ना, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, जिसमें कंप्यूटर पे आप कोई भी फाइल बना के आप उसमें डेटा स्टोर कर रहे हो, चाहे वो एक्सेल की फाइल है, चाहे वो वर्ड की फाइल है, या ट्रेडिशनली इससे भी पहले जो फाइल्स यूज होती थी, वो वर्ड से भी पहले माइक्रोसॉफ्ट ने जब ये ऑफिस सूट नहीं बनाया था, तो टेक्स्ट फाइल्स यूज होती थी, या नोटपैड की फाइल्स जो है वो यूज होती थी डेटा स्टोर करने के लिए, या इससे भी ज्यादा रूडिमेंट्री फाइल्स बना करती थी जिसको कोई भी ओपन कर लेता था। सो इसमें डेटा सिक्योरिटी का एक ऑब्वियसली मसला रहा है कि कोई भी इस फाइल को खोल के इसमें से सारा का सारा डेटा जो है वो रीड भी कर सकता है और कॉपी भी कर सकता है, और उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो हैकर्स के लिए वो पुराने ज़माने में बड़ा ये काम सब आसान होते थे, डेटा स्टील करना, राइट। और इन सब की रीज़न जो है वो एक और रीज़न प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंस की, वो डिफरेंट कोडिंग सिस्टम्स भी है, इस पे हम बात कर चुके हैं। ये डायग्राम देखिएगा जी। इस डायग्राम में आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा कि डेटा रिडंडेंसी और डेटा इनकंसिस्टेंसी कैसे होती है, साइलोज क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन साइलोज क्या होते हैं, और ये जो ट्रायंगल्स बने हुए हैं ऑन योर लेफ्ट, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, राइट। अकाउंटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, सेल्स, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग। और हर डिपार्टमेंट जो है वो एक एप्लीकेशन स्पेसिफिक टू देयर ओन फंक्शन एंड बिजनेस प्रोसेस प्रोसेस वो यूज कर रहा है। अम, उसमें एप्लीकेशन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये जो रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, राइट, ये वाले, ये सारे अपने अपने उन हिसाब से जो भी अवेलेबल है मार्केट में वो यूज कर रहे हैं अलग अलग। और हर प्रोग्राम जो है वो उसने जो है अपना ये एक डेटा फाइल जो है उसके अंदर अपना डेटाबेस अलहदा से बनाया हुआ है। उसने इंफॉर्मेशन भी आप नोट करें, एक ही कस्टमर समझ लें या प्रोडक्ट समझ लें, उसकी अलग अलग इंफॉर्मेशन जो है उसने स्टोर की हुई है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि अकाउंटिंग वालों ने एक ही, अगर हम कस्टमर की एग्जांपल लें, तो उसने एक कस्टमर के बारे में ABCD स्टोर किया हुआ है। ABCD अब क्या है, कुछ भी हो सकता है। ए कुड बी फर्स्ट नेम, B could be second name, C could be mobile number, D could be उसका अकाउंट नंबर, राइट। तो उन्होंने एक कस्टमर का ABCD स्टोर किया हुआ है। HR वालों ने लेट्स से उसी कस्टमर का A और B तो स्टोर किया हुआ है, लेकिन C और D ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे ह्यूमन रिसोर्सेज का कुछ लेना देना नहीं है। जैसे उसमें अकाउंट, उसकी बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन उन्होंने उसी कस्टमर का डी और ई स्टोर किया हुआ है। आप इसको एम्प्लॉय भी समझ सकते हैं, अगर आप इसको एम्प्लॉय की एग्जांपल में लेंगे, तो एम्प्लॉय की लेट्स से उन्होंने एजुकेशन स्टोर की हुई है और उसकी डिग्री स्टोर की हुई है, राइट, क्योंकि HR वालों को इस ये वाली इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। सेल्स और मार्केटिंग पे आप आ जाएं, तो सेल्स और मार्केटिंग वालों ने एक ही कस्टमर का ए और बी तो स्टोर किया हुआ है, जो कि HR और अकाउंटिंग वालों ने भी स्टोर किया हुआ है, लेकिन उसके अलावा ना उनको सी से कुछ लेना देना है, ना डी से लेना देना है। तो उन्होंने, लेकिन उनको पास एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए, वो है ई और जी, राइट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग वाले, उनको तो बी भी नहीं चाहिए, उन्होंने A, E, F, G स्टोर किया हुआ है, जो कि स्पेसिफिक टू देयर ओन जो है ना वो है। ठीक हो गया जी। तो इसमें आप, अगर आप लोगों ने इसमें नोट ये करना है कि अम, जी,
तो इसमें आप लोगों ने नोट क्या करना है, नंबर वन, इसमें डेटा रिडंडेंसी नोट करें कि एक ही कंपनी में एक ही कस्टमर का या प्रोडक्ट का या एम्प्लॉय का या कोई कोई भी और इंफॉर्मेशन हो सकती है जो सारे डिपार्टमेंट्स आपस में स्टोर भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, उसमें आप ए जो है वो बार बार स्टोर हो रहा है, राइट। बी आप देखिए, बी इन तीनों डिपार्टमेंट्स ने स्टोर किया हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग को जरूरत नहीं है। सी जो है वो सिर्फ सी और डी इनके पास है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये ए और बी जो है ये बार बार स्टोर हो रहे हैं। और फिर ये तो हो गया रिडंडेंसी। अब इनकंसिस्टेंसी क्या है कि अगर यहाँ पर 3 दफा कस्टमर का फर्स्ट नेम स्टोर हुआ हुआ है, तो ये हो सकता है कि ये इसमें स्पेलिंग जो है वो आगे पीछे हुए हो, तो डेटा इसमें इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। फिर फॉर्मेट नोट करें, हर किसी ने अपने फॉर्मेट से स्टोर किया हुआ है। ए के बाद बी स्टोर हुआ हुआ है यहाँ पर इस फाइल में, और इस फाइल में ए के बाद ई स्टोर हुआ हुआ है, राइट। सो कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट फॉर्मेट ही नहीं है डेटा स्टोर करने का, हर किसी ने अपने अपने हिसाब से स्टोर किया हुआ है। इस वजह से ये साइलोज हैं और इस वजह से आपस में डेटा शेयरिंग जो है वो इसमें बहुत डिफिकल्ट होती है। अब इस सब का हल क्या है? इस सब का हल जो है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट। अगर आप प्रॉपर तरीके से इस सब डेटा को मैनेज कर लें, ठीक है, और सेंट्रलाइज कर लेंगे, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आप हल कर सकते हैं। सो नंबर वन तो ये है कि आप अब इन सब का अगर तो फॉर्मेट सेम कर दें और उसको सेंट्रलाइज कर दें, कि भाई सब लोग एक ही डेटा जो है एक ही जगह पर डेटा सब लोग स्टोर करेंगे, और उसका फॉर्मेट जो है ना वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा, ताकि हर किसी को पता हो कि किस तरह डेटा स्टोर करना है और किस तरह डेटा रिट्रीव करना है। जब स्टोर करना आप उसका फॉर्मेट जो है वो फॉर्मलाइज कर लेंगे, तो फिर रिट्रीव भी करना सबके लिए आसान होगा। सो इस सब को कहते हैं, इस सब की जो पूरी एक साइंस होती है, उसको कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट के जो सिस्टम्स बने हुए होते हैं उनको हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, डीबीएमएस फॉर शॉर्ट। सो डीबीएमएस क्या होते हैं, मैंने उसकी आपको एक बैकग्राउंड तो बता दी कि बेसिकली करना उसने क्या होता है, और वो वही काम कर रहा होता है। डीबीएमएस जो है वो एक फॉर्मेट के अंदर जो है वो डेटा स्टोर कर रहा होता है, वो फॉर्मेट उसको पता होता है, और सेंट्रलाइज्ड होता है, एक ही डेटा बेस होता है, और हर एप्लीकेशन जो है वो उसी को सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में ही डीबीएमएस को यूज करते हुए वहां पर स्टोर कर रही होती है। सो डीबीएमएस नोज के स्टैंडर्डाइज्ड क्या स्टैंडर्ड्स हैं, किस तरह डेटा स्टोर करना है वो उसको पता होता है। इसलिए स्टोरेज के लिए भी उसी को बोला जाता है कि भाईजान ये डीबीएमएस भाई, इमेजिन कर लें वो कोई भाई साहब है डीबीएमएस, राइट। और स्टोर स्टोर मैनेजर होता है ना, जिस तरह के कंपनीज में स्टोर्स होते हैं, और स्टोर मैनेजर को जो है वो सामान हैंड ओवर कर दिया जाता है। स्टोर मैनेजर अपने हिसाब से स्टोर को मैनेज कर रहा होता है, उसको पता होता है मैंने सामान कैसे रखना है। और फिर रिट्रीवल के लिए भी उसी को बोला जाता है कि भाई आपको सामान दिया था, अब आप ये वाला सामान हमें वापस कर दें। उसको पता है कि एक बड़े सारे स्टोर के अंदर, एक इन्वेंट्री के अंदर कैसे मैंने कहाँ पर चीज रखी हुई है। अगर हर बंदा, आप एक इमेजिन करें एक बड़ा सा स्टोर है और वहाँ 10 बंदे कंपनी में काम करते हैं, और फिजिकल स्टोर है, और हर किसी को अगर उस स्टोर की एक्सेस दे दी जाए कि इसमें आप अपना सामान स्टोर कर सकते हैं, तो आप वहां पर जाओगे स्टोर के अंदर, आप कोई भी कोना खुदरा ढूंढ के जो खाली होगा वहां पर आप अपना सामान रख दोगे, राइट। अब जब आपको वो सामान चाहिए होगा, आप वहां पर जाओगे, तो स्टोर में आपको पता है कि इतने बड़े स्टोर में किस कोने के अंदर आपने अपना सामान रखा था, वहां से जाके अपना सामान उठा लोगे। नाउ इमेजिन कि किसी और बंदे को जाके आपने जो सामान रखा था वो जाके वहां से रिट्रीव करना है, उसके लिए तो बड़ा मसला होगा ये। वो तो पूरा स्टोर ढूंढने लग जाएगा कि वो सामान कहाँ पर पड़ा हुआ है, उसको तो नहीं पता आपने स्टोर किस जगह पर जाके किया हुआ है, राइट। ये घरों में भी ऐसे ही होता है ना, जब कपड़े आपके संभाल कोई और रहा होता है, यूजली आपकी अम्मी जो है वो कपड़े संभाल रही होती हैं, और आप कपड़े ढूंढ रहे होते हैं, एक छोटी सी अलमारी में आपको कपड़े नहीं मिल रहे होते बिकॉज आपको नहीं पता। अब ये सिर्फ रखने वाले को पता है कि कपड़े कहाँ रखे गए हैं, इसलिए मिल भी नहीं रहे होते। अगर आप अपने हाथ से कपड़े रखें तो आपको कभी भी कपड़े ढूंढने में मसला नहीं होगा।
सो ये छोटी सी बात है। इसी तरह इसको आप इमेजिन करेंगे कि डीबीएमएस जो है ना बेसिकली एक स्टोर मैनेजर होता है, क्योंकि एक ही बंदा रिस्पॉन्सिबल है पूरे स्टोर का, और हर बंदा उसी को सामान दे रहा है, उसको ही पता है उसने कहाँ पर रखा हुआ है। और उसके लिए फिर रिट्रीवल भी आसान होता है, और ऑब्वियसली वो पूरा एक सिस्टम बना देता है कि मैंने सामान किस ऑर्डर में रखना है, कैसे रखना है। या तो वो डिपार्टमेंट वाइज अपना डेटाबेस अपने स्टोर को मैनेज कर लेगा, या कोई अल्फाबेटिकल वाइज कर लेगा और उसका नंबर लगा देगा, नाम लिख लेगा, या फिर वो कोई नंबर लगा देगा, राइट। ये इस तरह करके एक स्टोर मैनेजर जो है एक बड़ी सी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकता है। और इस तरह फिर इजी भी होता है, सेंट्रलाइज, तो किसी का भी सामान कोई और भी जाकर रिट्रीव कर सकता है, राइट। क्योंकि स्टोर मैनेजर तो वहीं खड़ा हुआ है ना जिसने सामान रखा हुआ है, तो आप किसी का भी जाके उसमें से सामान जो है वो निकाल करके लेकर आ सकते हो। सो डेटा रिट्रीवल भी एग्जैक्टली ऐसे ही चल रहा होता है, सेंट्रलाइज्ड डेटा रिट्रीवल्स भी एग्जैक्टली ऐसे चल रहे होते हैं कि चूंकि सेंट्रलाइज होता है और उनके ऊपर स्टोर मैनेजर जो है ना वो आपका डीबीएमएस होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो सेंट्रलाइज भी होता है, वो ऑर्गेनाइज भी होता है, और उसमें रिडंडेंसी भी कंट्रोल होती है। रिडंडेंसी कैसे कंट्रोल होती है कि एक कस्टमर अगर है ना तो उसका डेटा एक ही दफा स्टोर किया हुआ होगा और एक ही जगह पर स्टोर होगा, और वो कॉम्प्रिहेंसिवली स्टोर होगा। अब उस कस्टमर के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है वो एक ही जगह पर उसी के साथ कॉम्प्रिहेंसिवली स्टोर होगी, चाहे फर्स्ट नेम है, सेकंड नेम है, अ, या फिर उसका अकाउंट इन्फॉर्मेशन है। अब अकाउंट इन्फॉर्मेशन सिर्फ शायद फाइनेंस वालों को चाहिए उसकी, बाकी लोगों से उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो उस कस्टमर के साथ ही एक ही जगह पर स्टोर होगी। और अगर सेल्स के लोग हैं, सेल्स वालों को ये चाहिए कि वो कस्टमर्स जो है वो कितना प्रोडक्ट खरीदता है, कितनी सर्विसेज बाय करता है, उसको क्या क्या प्रपोजल्स दे चुके हुए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन भी उसी कस्टमर की एक ही जगह पर उसी कस्टमर के साथ स्टोर्ड होगी। हालांकि ये सिर्फ सेल्स वालों को चाहिए, किसी और को नहीं चाहिए, राइट। सो इस तरह रिडंडेंसी भी उसकी कंट्रोल आप कर सकते हो और कॉम्प्रिहेंसिवली डेटा भी स्टोर हुआ हुआ होता है। सो इंटरफेस, डीबीएमएस इज एन इंटरफेस बिटवीन द डेटाबेस एंड द एप्लीकेशंस। ये बात हम कर चुके हैं, और आगे इसका डायग्राम भी आ रहा है, अगर आप देखें कि याद कीजिएगा पिछला डायग्राम जो हमने ये देखा था, ये ट्रेडिशनली डेटा इस तरह स्टोर होता है। और अब डीबीएमएस के बाद अगर आपने प्रॉपरली मैनेज करना है डेटा तो वो फिर इस तरह स्टोर होता है। ये क्लाइंट्स जो हैं ये कंपनी के क्लाइंट्स नहीं है। ये क्लाइंट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम कंप्यूटर्स के अंदर ना क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक टर्म यूज करते हैं, ये उस वजह से यहाँ पर क्लाइंट्स लिखा हुआ है। बट ये क्लाइंट्स इमेजिन करिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, और सब डिपार्टमेंट्स जो हैं, और डिपार्टमेंट के अंदर ऑब्वियसली लोग भी होंगे, वो सब के सब डेटा स्टोर एक जगह पर कर रहे हैं, एक डेटाबेस के अंदर कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, राइट। और चूंकि एक ही जगह पे डेटा स्टोर हो रहा है, तो अगर ये आपका सेल्स है, क्लाइंट टू जो है सेल्स का डिपार्टमेंट है, और उन्होंने सेल्स का डेटा यहाँ पर स्टोर कर लिया। दोबारा याद कीजिएगा अपना जो स्कूटर की हमने कैरन थी या जो भी लड़की का नाम था, वीडियो केस देखा था। तो सेल्स वाले सबसे पहले उसको जब अप्रोच करते हैं तो वो अपना डेटा जो है यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं कि कैरन जो है, जो उनकी पोटेंशियल कस्टमर थी, वो कौन है, उसकी बाइंग पावर कितनी है, वो कहाँ पर काम करती है, वो कहाँ पर रहती है, उसकी इंटरेस्ट क्या है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेल्स वाले जो कि यहाँ पर हैं, क्लाइंट टू वाले, वो इस डेटाबेस में उन्होंने स्टोर कर लिया अपने यूजेज के लिए। जब उसको स्कूटर बेच दिया, सारा कुछ कर दिया, अब जब उसकी आफ्टर सेल्स की बारी आई, लेट्स से आफ्टर सेल्स वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं, या अकाउंट्स फाइनेंस भी आप समझ सकते हैं, जब उसको बिल करना हुआ तो फाइनेंस वालों ने यहीं से उसकी इंफॉर्मेशन रिट्रीव की, और उसमें प्रॉब्ली बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन या क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन या उसकी पेमेंट की डिटेल्स जो है वो भी उन्होंने, कि उसने स्कूटर कितने का खरीदा और उसने पेमेंट की नहीं की, पेमेंट किस चीज़ से की, वो सारी इंफॉर्मेशन भी अकाउंट्स वाले इसी डेटाबेस में उसी कस्टमर की जहां पर स्टोर हुआ है उसके अगेंस्ट स्टोर कर देंगे। लेकिन रिट्रीव वो बहुत सी इंफॉर्मेशन इसमें से भी कर रहे होंगे अपने मतलब की, जैसे उसका नाम और उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि वो उसको कांटेक्ट करके उसको इनवॉइस वगैरह भेज सके, राइट। इस सब के दरमियान में ये देखिए एक इंटरफेस है, ये जो ग्रीन मैंने यहाँ पर सर्कल बनाया हुआ है, ये असल में डेटाबेस है। सो डेटाबेस जो है, इट इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर्स,
या एप्लीकेशंस, ये क्लाइंट जो है वो एप्लीकेशंस भी हो सकती है। जाहिर बात है जो डिपार्टमेंट्स हैं वो डायरेक्टली तो इस तरह रिट्रीव नहीं कर रहे होते, लेकिन उनके पास एप्लीकेशंस होती हैं, एप्लीकेशंस बनी हुई होती हैं और बनवाई जाती हैं। वो एप्लीकेशंस के थ्रू डेटाबेस में से रिट्रीवल कर रहे होते हैं, डेटा रिट्रीव कर रहे होते हैं। और वो एप्लीकेशंस जो हैं वो डीबीएमएस को बोलती हैं कि हमें ये डेटा चाहिए। ठीक है, और डीबीएमएस फिर डेटा बेस के अंदर से वो डेटा रिट्रीव करके इंफॉर्मेशन जो है उस एप्लीकेशन को दे रहा होता है। सो इट इज एन इंटरफेस, डीबीएमएस इज एक्चुअली एन इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन जो कि ये है एंड द डेटाबेस जो कि ये है, राइट। सो इससे क्या होता है कि हम ये सारी बातें जो हैं वो पढ़ चुके हैं कि डेटा जो है वो कंसिस्टेंट होता है इससे, और डेटा इससे इंडिपेंडेंट भी हो जाएगा। जो हमने चीज पढ़ी थी ना, प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंस, वो इससे टूट जाएगी, राइट। अब कोई भी प्रोग्राम जो है, अगर उसको बस उसने डीबीएमएस को अप्रोच करना है, कोई भी प्रोग्राम। सो प्रोग्रामर भी जब प्रोग्राम लिख रहा होता है तो वो उसको पता है कि उसने डीबीएमएस को अप्रोच करके उसने डेटा सर्च कैसे करवाना है, और बेसिकली रिक्वेस्ट कैसे करनी है डेटा की। फॉर्मेट वगैरह जो है वो उसको खुद से डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मेटिंग जो है, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट जो है वो डीबीएमएस सारा वो कर रहा होगा। सो इससे डेटा आपका सारा जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया है, तो कोई भी एक्सेस कर सकता है उसको। और इसकी वजह से सिक्योरिटी भी जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई। सिक्योरिटी कैसे इंक्रीज कर गई है, क्योंकि डेटा जो है वो अब ऐसे ही फाइल्स के अंदर रीडेबल फॉर्मेट में नहीं रखा हुआ, उसको इनक्रिप्ट किया जाता है। उसमें पासवर्ड्स लगाए जाते हैं ढेर सारे, और वो उसकी एक्सेसिबिलिटी को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। उसके इर्द गिर्द फायरवॉल्स होती हैं जो कि वैसे ही हर बंदा या हर एप्लीकेशन जो है वो उसको अप्रोच ही नहीं कर सकती। वो फायरवॉल्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, फिर पासवर्ड्स होते हैं, और फिर डेटा इंक्रिप्शन भी होती है कि डेटा अगर कोई सब के बावजूद रिट्रीव कर भी लेगा तो वो इनक्रिप्टेड होगा, राइट। वो किसी, आप समझ लें, ऐसी जबान में लिखा होगा जो रीडेबल नहीं होगी, तो उसको कहते हैं इंक्रिप्शन। उसको डिक्रिप्ट करना होता है पहले डेटा को, जिस तरह पुराने जमाने में भी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो कोड वर्ड्स में एक दूसरे को पहुंचाई जाती थी, ताकि अगर उसको कोई इंटरसेप्ट भी कर ले तो वो कोडेड हो, और कोड वर्ड्स में लिखी हो, ताकि उसको कोई पढ़ ना सके। और वो कोड वर्ड को डी कोड कैसे करना होता था, ये सिर्फ भेजने वाले को पता होता था, या फिर जिसको भेजा जा रहा है उसको पता होता था। सो इससे आपका डेटा जो है वो सिक्योर भी हो जाता है डीबीएमएस के थ्रू। पॉपुलर डेटाबेसेस कौन कौन से हैं? टॉप 10 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स जो आजकल चल रहे हैं, वो उनके ये कुछ नाम हैं। देर इज ओरेकल, देर इज माई एसक्यूएल। उसके बाद आईबीएम वालों का है, उसका नाम है DB2। माइक्रोसॉफ्ट वालों का है एसक्यूएल सर्वर। और ये बाकी भी कुछ पॉपुलर जो है वो अवेलेबल है। इसमें से भी जो माई एसक्यूएल है वो ओपन सोर्स है, राइट। और एक और कॉन्सेप्ट अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, उसको हम कहते हैं RDBMS। ये DBMS की भी एडवांस्ड फॉर्म आप समझ लें, जिसको हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो एक चीज हो गई, लेकिन डेटाबेस को अगर हम रिलेशंस की फॉर्म में अगर हमने स्टोर किया हुआ है, रिलेशनल डेटाबेस बनाया हुआ है, तो वो बड़े डेटे के लिए और भी ज्यादा एफिशिएंट होता है, राइट। सो वो क्या होता है वो तो हम उसको अभी पढ़ेंगे, लेकिन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स जो है ना, RDBMS, वो ये तीन है। ये DBMS की एडवांस फॉर्म है, दोबारा बता रहा हूँ। ओरेकल वालों का है, माइक्रोसॉफ्ट वालों का है, और IBM वालों का है। इन ये तीनों जो हैं ये RDBMS हैं। अब RDBMS होता क्या है? RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कहते हैं कि डेटा को बेसिकली स्टोर करने का एक मखसूस, एक खास तरीका है। एक स्पेशल वे में अगर आप अपना डेटा को इमेजिन करते हैं और उसको स्टोर भी उसी तरह ही कर रहे होते हैं, तो उसकी एफिशिएंसी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
स्पेशली लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा के लिए आपकी सिस्टम परफॉर्मेंस जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है उसमें, अगर आप इसको रिलेशनल फॉर्म में रखते हैं अपने डेटे को। ऐसा सिस्टम परफॉर्मेंस क्या होती है? सिस्टम परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि अगर आपने बहुत बड़ी कंपनी है, इमेजिन करें, और उसमें सेंट्रलाइज्ड डेटा है, आपका डेटाबेस सेंट्रलाइज्ड है, तो जो सर्वर होगा ना, जो सर्व कर रहा होगा, या आपका जो डीबीएमएस है, जिसने पूरी कंपनी में हर डिपार्टमेंट के हर बंदे का डेटा वो कंटिन्यूअसली स्टोर कर रहा है, और रिट्रीवल के लिए भी उसको कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट आ रही हैं। और डेटाबेस भी बहुत बड़ा है, इमेजिन करें उसमें 10 साल का डेटा पड़ा हुआ है हर डिपार्टमेंट का, तो वो कितना बड़ा डेटा होगा, राइट? डेटाबेस होगा। अब उसमें से एक डेटा निकाल कर लाना इज लाइक कि समुंदर में गोता लगाकर मोती ढूंढ के लाना, जो कि बहुत मुश्किल काम है, राइट? और इसमें वक्त लगता है, चाहे जितने मर्जी आपके फास्ट सिस्टम्स क्यों ना हो, उसमें वक्त लगता है। सो आप इमेजिन करें, आप डेटा रिट्रीव कर रहे हैं अपने एज अ मैनेजर बैठ के, और आपको एक डेटा भी नहीं चाहिए ना, आपको पिछले पूरे एक साल का सेल्स डेटा चाहिए। अब ये बहुत बड़ी एक क्वेरी है, बहुत बड़ा डेटा है, और आपको इसमें लग जाते हैं, सिस्टम आपको 10 सेकंड बाद ये डेटा पुल करके ला के दे रहा होता है। सो आप इमेजिन करिए 10 सेकंड भी आपको कितने बुरे लग रहे होते हैं उस मोमेंट में, कि हो क्यों नहीं रहा। कभी आप बैठ के टाइम तो कीजिएगा, 2 3 4 सेकंड अगर लग जाते हैं ना कोई डेटा रिट्रीव करने में, तो बड़ी आपको अजीब सा लग रहा होता है, जैसे अ लॉट ऑफ टाइम वेस्टेज आपको ऐसा फील हो रहा होता है, बिकॉज काम चल रहा होता है, स्पीड में काम चल रहा होता है। तो ये सिस्टम परफॉर्मेंस, एक एक सेकंड की सिस्टम परफॉर्मेंस की जो डिटीरियोरेशन है ना, वो बहुत मैटर कर रही होती है। सो आरडीबीएमएस में क्या होता है, सिस्टम परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा आपकी इम्प्रूव कर जाती है, डेटा रिट्रीवल बहुत ज़्यादा क्विक हो जाता है, डेटा स्टोरेज भी आपकी जो है वो अच्छे से हो जाती है। तो ना सिर्फ इससे आपकी सिस्टम परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी फिर आसान हो जाती है। इसको इम्प्लीमेंट करना, एक नया डेटाबेस डिज़ाइन करना, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, बड़े सिस्टम्स के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि इसमें हम पूरी डेटा को, हम इसको व्यू कर रहे होते हैं रियल वर्ल्ड की तरह, इसको देख रहे होते हैं जिस तरह रियल वर्ल्ड में चीज़ें होती हैं ना, हम इसी तरह इसको देखते हैं। और रियल वर्ल्ड में चीज़ें कैसे होती हैं कि एंटिटीज होती हैं और उनके आपस में रिलेशनशिप होते हैं, तो इसको कहते हैं ईआर मॉडलिंग या एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग। तो हम डेटाबेस का मॉडल जो है ना, वो ऐसे बनाते हैं कि हम उसमें रियल लाइफ की तरह चीज़ों को लेते हैं, और उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं एंटिटीज यानी कि ऑब्जेक्ट्स। और फिर हम ऑब्जेक्ट्स का डेटा अलहदा स्टोर कर रहे होते हैं, और फिर हम उनका आपस का जो रिलेशन होता है उसको भी आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, और वो रिलेशन का जो डेटा होता है उसको भी हम अकॉर्डिंगली स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है? सो ये एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग कैसे होती है, इसके लिए जो है ना, हम इंशाल्लाह अगली क्लास में उसको हम डिटेल में देखेंगे कि डेटाबेस की जो मॉडलिंग है वो कैसी की जाती है, और उसमें मॉडल्स जो हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, इंशाल्लाह। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग क्वेश्चंस जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं। इफ़ यू कंफर्टेबल विद टेक्स्टिंग, आप टेक्स्ट करके पूछ लें, या अगर आपने वॉइस नोट में कोई क्वेश्चंस पूछना है, आप वॉइस नोट में पूछ लें। इंशाल्लाह आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। अपना ख्याल रखिएगा, एंजॉय योर वेकेशंस, और वोट जो है अपना जिम्मेदारी से डालिएगा, ये एक जिम्मेदारी है टुवर्ड्स योर कंट्री एंड टुवर्ड्स एवरीबडी अराउंड यू। सो इस ताकत का इस्तेमाल बहुत ही एहतियात से और जिम्मेदारी से कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।